मैं हूँ डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये व्याख्यान बीए पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट सोशियोलॉजिकल थॉट्स के अंतर्गत जुर्गेन हेबरमास की थ्योरीज पर आधारित है। आज का हमारा व्याख्यान जुर्गेन हेबरमास के वैधीकरण का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस के ऊपर है। आशा है आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। स्लाइड फर्स्ट देखिए। वैधीकरण का संकट, लेजिटिमेशन क्राइसिस। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, हेबरमास फ्रैंकफर्ट स्कूल से जुड़े हुए उन 9 मार्क्सवादी विचारकों में से एक है जिन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद को इस कारण स्वीकार नहीं किया कि राज्य द्वारा विभिन्न वर्गों को दी जाने वाली वर्तमान कल्याण सुविधाओं के कारण पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पन्न पुरानी आर्थिक समस्याएं अब अप्रासंगिक हो चुकी हैं। इसके बाद भी हेबरमास के अनुसार राज्य के इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आर्थिक क्षेत्र का संकट सांस्कृतिक क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। अर्थव्यवस्था के प्रबंध के लिए राज्य को जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है उन पर अधिक ध्यान न देने के कारण इससे सामाजिक एकीकरण से संबंधित समस्याएं भी बढ़ने लगती हैं। विशेष रूप से यह दशा सरकारी संस्थाओं के सामने एक बड़ी सीमा तक वैधता की कमी की संभावना पैदा कर देती है। इस दृष्टिकोण पर आधारित हेबरमास ने उन प्रक्रिया अथवा क्रियाविधि मैकेनिज्म्स का विश्लेषण किया जिनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था में हानिकारक सांस्कृतिक दशाएं पैदा होने लगती हैं। इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था के सिद्धांत तथा एंकेल्स के सांस्कृतिक आधुनिकता के सिद्धांत में वर्णित अनेक विचारों जैसे प्रतिमानात्मक एकीकरण, कार्यात्मक विभेदीकरण तथा संबंधों की पारस्परिकता की सहायता ली। इस दृष्टिकोण से वैधीकरण के संकट पर हेबरमास के विचारों को समझने से पहले पार्सन्स के विचारों की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझना आवश्यक है। पार्सन्स के विचारों की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ पार्सोनियन आइडिया। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था की इकाइयों के रूप में विभिन्न कर्ताओं की क्रियाएं अर्थपूर्ण रूप से परस्पर संबंधित होती हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 4 आधारभूत समस्याओं का समाधान होना आवश्यक है। इनका संबंध अनुकूलन, अडॉप्शन, लक्ष्य की प्राप्ति, गोल अटेनमेंट, एकीकरण, इंटीग्रेशन तथा आदर्श व्यवस्था के अनुरक्षण द्वारा तनाव की समाप्ति, लेटेंसी से है। इसी को पार्सन्स का अजिल रूप, AGIL मोड कहा जाता है। सामाजिक व्यवस्था की पहली कार्यात्मक आवश्यकता उसकी मूल्य व्यवस्था के प्रति व्यक्तियों की निष्ठा को बनाए रखना है, लेटेंसी, क्योंकि कुछ मूल्यों के बिना व्यक्तियों को सुसंबद्ध सामाजिक व्यवहार करने की प्रेरणा नहीं मिलती। दूसरी आवश्यकता साझा किए गए आदर्श नियमों की व्यवस्था के रूप में सामाजिक एकीकरण को बनाए रखना, इंटीग्रेशन है। एकीकरण का संबंध कुछ स्वीकृतियों को प्रभावपूर्ण बनाकर लोगों की सामाजिक प्रत्याशाओं को पूरा करने से है। तीसरी आवश्यकता अर्थात लक्ष्य प्राप्ति, गोल अटेनमेंट, जी का संबंध कुछ विशेष व्यवहारों के द्वारा सामाजिक व्यवस्था की क्रियाशीलता के लिए एक विशेष दिशा का निर्धारण करना है। अंत में अनुकूलन, अडॉप्टेशन के लिए आवश्यक है कि एक विशेष व्यवस्था में अपने
पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन होता रहे, जिससे बाहरी दशाओं के प्रभाव से बचाकर इसकी रक्षा की जा सके। प्रत्येक समाज को एक सुस्थिर सामाजिक व्यवस्था के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त चारों समस्याओं का समाधान करना जरूरी होता है। इस प्रकार पार्सन्स के विचारों से सामाजिक उद्विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा इन समस्याओं का समाधान करने की क्रियाविधि कुछ विशिष्ट उपव्यवस्थाओं के रूप में विभेदीकृत होने लगती है। उदाहरण के लिए आदिम समाजों में नातेदारी व्यवस्था ही व्यक्ति के सामाजिकरण, राजनीतिक संगठन, उत्पादन कार्यों के बंटवारे तथा समूह के निर्णयों का आधार थी। समय बीतने के साथ समाज की विभिन्न संस्थाओं, वर्गों तथा लोगों की भूमिकाओं में श्रम विभाजन होने लगता है। उदाहरण के लिए मूल्यों के प्रति लोगों की निष्ठा को बनाए रखने के लिए एक नया धार्मिक नेतृत्व पैदा हो जाता है। समाज में एकीकरण के लिए अनेक नई वैधानिक समस्याएं जन्म ले लेती हैं तथा भूमि का आर्थिक स्वामित्व राजनीतिक प्रभुत्व से अलग हो जाता है। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में विभेदीकरण की प्रकृति का उदाहरण देते हुए पार्सन्स ने बताया कि आज अनुकूलन से संबंधित उपव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था से लक्ष्य प्राप्ति की उपव्यवस्थाएं, राजनीति से एकीकरण की उपव्यवस्थाएं, कानून व सामाजिक प्रतिमानों द्वारा स्थापित नियंत्रण से तथा मूल्यों के अनुरक्षण की उपव्यवस्थाएं अनेक सांस्कृतिक संगठनों से प्रभावित है। इसका तात्पर्य है कि जैसे जैसे विभिन्न उपव्यवस्थाओं में विभेदीकरण बढ़ता जाता है, विभिन्न सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने की जिम्मेदारी कुछ विशेषीकृत अभिकरणों अथवा माध्यमों को हस्तांतरित होने लगती है। क्योंकि कोई भी उपव्यवस्था स्वयं की कार्यात्मक आधार पर आत्मनिर्भर नहीं होती, इसे कुछ कार्यों के लिए दूसरी उपव्यवस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके साथ ही प्रत्येक उपव्यवस्था से कुछ ऐसे सामान्यीकृत साधन उत्पन्न होते हैं जिनका संपूर्ण समाज में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था, जिनका संबंध अनुकूलन की उपव्यवस्था से है, मूल्यों के उत्पादन में विशेषीकृत होती है, लेकिन यह स्वयं इस बात का निर्धारण नहीं करती कि एक विशेष मूल्य का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा। इस उत्पादित मूल्य का वास्तविक उपयोग उस क्षेत्र में होता है जिसमें इसका हस्तांतरण हो जाता है, अर्थात सरकार को दिए जाने वाले टैक्स, कंपनी के लाभ, मजदूरी अथवा घर की उपभोक्ता वस्तुओं आदि के रूप में है। इस प्रकार पार्सन्स ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक उपव्यवस्था का विश्लेषण उसकी विभिन्न आवश्यकताओं तथा दूसरी उपव्यवस्थाओं के लिए दी जाने वाली सेवाओं अथवा परिणामों के संदर्भ में किया जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में इसी दशा को पार्सन्स ने संबंधों का विनिमय अथवा अदला बदली कहा है। पार्सन्स के अनुसार इस अर्थ में वैदिकरण प्रतिमानात्मक व्यवस्था को बनाए रखने वाली उपव्यवस्था की एक उपज या परिणाम है जो लक्ष्य प्राप्ति से संबंधित उपव्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। इस विचार को एक सरल उदाहरण के द्वारा समझाते हुए पार्सन्स ने समझाया कि सरल अथवा आदिम समाज में जहाँ निर्णय की प्रक्रिया का उद्देश्य कुछ मूल्यों के बीच एकीकरण करना होता है, वहाँ उनके राजनीतिक संगठन का कार्य सदैव प्रत्यक्ष और आंतरिक होता है। राजनीतिक कार्यों तथा मूल्यों के एकीकरण के कार्यों में विभेदीकरण बढ़ जाने पर निर्णय की प्रक्रिया तत्कालिक आदर्श नियमों से संबंधित नहीं रह जाती। एक बार जब समूह के उद्देश्यों के निर्धारण के लिए जटिल कार्यविधियां जैसे सौदेबाजी, समझौता और बहुसंख्यक वर्ग का प्रभुत्व जैसी दशाएं लागू हो जाती हैं, तब मूल्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए केवल सरकार को ही उत्तरदायी ठहराना संभव नहीं रह जाता। इसके विपरीत कुछ प्रमुख संस्थान प्रक्रियाओं तथा उनके परिणामों के प्रति राज्य व्यवस्था की एक सामान्य सहमति की ही आवश्यकता रह जाती है। उपर्युक्त व्याख्या में मुख्य बात यह है कि पार्सन्स के अनुसार वैदिकरण का आशय किसी उपव्यवस्था द्वारा दिए जाने वाले परिणामों का एक विशेष रूप है। इसका संबंध इस प्रश्न से है कि क्या कोई विशेष राजनीतिक व्यवस्था अपनी स्वयं की वैधता को सुरक्षित बनाए रख सकती है। यह प्रश्न इस दशा से अधिक महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को समर्थन देने के लिए व्यक्ति तैयार है अथवा नहीं।
वास्तव में यह एक ऐसा संरचना संबंधी प्रश्न है जिसका संबंध समाज की विभिन्न उपव्यवस्थाओं के बीच संबंधों की पारस्परिक अदला बदली इंटरचेंज ऑफ रिलेशंस से है। पार्सन्स का विचार है कि इस मॉडल के आधार पर वैदिकरण तथा व्यवस्था की एकता से उत्पन्न परिणामों की भावी प्रकृति को सामान्य सामाजिक कारकों के संदर्भ में उसी तरह समझा जा सकता है जिस तरह सामान्य आर्थिक चरों के आधार पर समाज में रोजगार के भावी स्तर की भविष्यवाणी की जा सकती है। वैदिकरण के संकट पर हैबरमास का दृष्टिकोण। व्यू पॉइंट ऑफ हैबरमास ऑन लेजिटिमेशन क्राइसिस। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत सामाजिक व्यवस्था के प्रारूप तथा हैबरमास द्वारा प्रस्तुत वैदिकरण के संकट में सामाजिक व्यवस्था के बारे में मुख्य अंतर सामाजिक प्रतिमानों के अनुरक्षण एल तथा सामाजिक एकीकरण आई से संबंधित उप व्यवस्थाओं के बारे में है। पार्सन्स के अनुसार प्रतिमानित अनुरक्षण से संबंधित उप व्यवस्थाएं साझा मूल्यों की व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न अभिकरणों का सामाजिकरण करती है, जबकि एकीकरण करने वाली उपव्यवस्थाएं साझा किए गए आदर्श नियमों के द्वारा सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने का काम करती है। चित्र देखिए। स्वीकृतियाँ सकारात्मक और नकारात्मक, माध्यम है परिस्थिति संबंधी सिचुएशनल, प्रोत्साहन धन या पुरस्कार, भय शक्ति या दंड द्वारा, उद्देश्य संबंधी आग्रह, प्रभाव का उपयोग, विशेष निर्देश, प्रतिबद्धता बनाए रखना। इस चित्र को समझने की कोशिश करें। पार्सन्स ने यह भी बताया कि प्रत्येक उपव्यवस्था से संबंधित साधन कुछ सामान्यकृत माध्यमों जैसे धन शक्ति, प्रभाव तथा प्रतिबद्धता के रूप में स्पष्ट होते हैं। इनमें से प्रत्येक माध्यम का उपयोग विभिन्न अंतःक्रियाओं को इस तरह एक विशेष संरचना का रूप देने के लिए होता है कि प्रत्येक उपव्यवस्था की कार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी होती रहें। इसके बाद भी विभिन्न अंतःक्रियाओं को संगठित करने के लिए प्रत्येक माध्यम का तरीका एक दूसरे से भिन्न होता है। सभी माध्यम इसके लिए सकारात्मक या नकारात्मक स्वीकृतियां का उपयोग करते हैं, लेकिन इन स्वीकृतियों को लागू करने के लिए या तो उन परिस्थितियों पर नियंत्रण लगाया जाता है जिसमें व्यक्तियों को क्रिया करना आवश्यक होता है, अथवा एक विशेष परिस्थिति में लोगों के इरादों या उद्देश्यों में परिवर्तन लाया जाता है। विभिन्न माध्यमों द्वारा लागू की जाने वाली स्वीकृतियों को पार्सन्स ने ऊपर दिए गए प्रारूप द्वारा स्पष्ट किया है। पार्सन्स से भिन्न विचार व्यक्त या प्रस्तुत करते हुए हैबरमास ने विभिन्न कार्यकारी माध्यमों द्वारा स्थापित उपव्यवस्थाओं जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्कृति तथा सामाजिक नियंत्रण के एकीकरण को व्यवस्था का एकीकरण कहा, जबकि संप्रेषण के सामान्यकृत तरीकों से स्थापित एकीकरण को सामाजिक एकीकरण की दशा कहा। उन्होंने सामाजिक अंतःक्रियाओं से उत्पन्न एकीकृत व्यवस्था को जगत जीवन या जनजीवन, नेक्स्ट देखिए, लाइफ वर्ड शब्दों से संबोधित किया तथा यह बताया कि क्योंकि एक वस्तुनिष्ठ परिप्रेक्ष्य में जनजीवन का संबंध सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से है, अतः उनमें विभिन्न माध्यमों पर आधारित व्यवस्थाओं की तरह कार्यात्मक रूप से विभेदीकरण नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हैबरमास ने पार्सन्स के आई व एल उपव्यवस्था की जगह सामाजिक व्यवस्था का एक त्रिकोणीय मॉडल प्रस्तुत करके विभिन्न उपव्यवस्थाओं के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया है। आप देखिए, एक त्रिकोणीय मॉडल, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, माध्यमों के प्रकारों का त्रिकोणीय मॉडल, ट्रायंगुलर मॉडल ऑफ द टाइप्स ऑफ मीडिया। हैबरमास के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था उसकी सामान्यकृत स्रोत या माध्यम को जन्म देती या उसे विकसित करती है जो किसी न किसी रूप में आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था से प्रभावित होता है। इसका उद्देश्य इस व्यवस्था द्वारा अपने सदस्यों को आर्थिक तथा राजनीतिक गतिविधियों का एक समुचित स्तर बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था कुछ भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरी उपव्यवस्थाओं से
विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करती है। इसके बाद भी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था या दूसरे शब्दों में जगत जीवन कुछ स्वतंत्र या अकार्यात्मक तर्कों को भी उपयोग में लाती है। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं से केवल इसी कारण अनुकूलन नहीं करती कि एक व्रत सामाजिक व्यवस्थाओं बनाए रखने वाली कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, बल्कि ऐसा जगत जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने के प्रति उनके द्वारा निभाई जाने वाली उसकी विशेष भूमिका है। उदाहरण के लिए अनेक सुरुचिपूर्ण सांस्कृतिक तथ्यों जैसे वैज्ञानिक ज्ञान, वैधानिक सिद्धांत अथवा शैक्षणिक पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक है कि वे तर्क के मानकों, प्रामाणिकता तथा ईमानदारी पर आधारित कार्यविधि के अनुरूप हों। वैधता पर आधारित इन मानकों को उन अभिकरणों द्वारा लागू किया जाता है जिसके द्वारा जगत जीवन का निर्माण किया जाता है। इन मानकों को सुरुचिपूर्ण तथ्यों की वैधता पर ध्यान न देकर केवल राजनीतिक या आर्थिक उद्देश्यों के लिए न तो तोड़ा जा सकता है और न ही उन पर कोई समझौता किया जा सकता है। यही वह दशा है जिससे समाज की अन्य उपव्यवस्थाओं के बारे में सामाजिक अंतःक्रियाओं के एकीकरण की कार्यात्मक स्वायत्ता किसी न किसी रूप में बनी रहती है। जगत जीवन अर्थात सामाजिक अंतःक्रियाओं पर आधारित सामाजिक एकीकरण की यह स्वायत्तता वह है जो अक्सर पूंजीवाद पर आधारित कल्याण राज्य के लिए संकट की दशा पैदा कर देती है। हैबरमास ने तर्क दिया कि आधुनिक समाज का कार्यात्मक विभेदीकरण वर्ग आधारित श्रम विभाजन के कारण ही उत्पन्न होता है, अतः इसमें एक व्यवस्थित एकीकरण की कमी होती है। यह वह विचार है जो मार्क्सवादी विश्लेषण की जगह पार्सन्स के कथन का समर्थन करता है। पार्सन्स द्वारा प्रस्तुत एकीकरण के उद्देश्यपूर्ण तथा परिस्थिति संबंधी माध्यमों का मूल्यांकन करते हुए हैबरमास ने लिखा कि सामाजिक एकीकरण की दशा क्योंकि कुछ उद्देश्यपूर्ण माध्यमों के द्वारा क्रियाशील होती है, इसकी प्रकृति साझा मूल्यों से संबंधित आदर्श नियमों पर आधारित एकीकरण के रूप में होना चाहिए। इसके बाद भी क्योंकि इसके अभिकरणों पर विभिन्न मूल्यों को लागू नहीं किया जा सकता, अतः इन मूल्यों को एक मत के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। इनके लिए मूल्यों में सामान्य हितों का समावेश होना जरूरी है। दूसरी ओर क्योंकि वर्ग आधारित समाज वे होते हैं जिनमें विभिन्न समूहों के भौतिक हित एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए इनमें केवल कुछ आदर्श नियमों के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था को स्थापित नहीं किया जा सकता। विकल्प के रूप में विभिन्न समूहों के पारस्परिक संघर्षों को कम करने के लिए शक्ति अथवा दबाव के कुछ विशेष तरीकों का उपयोग किया जाने लगता है। इस तरह के संघर्षों को जब काफ़ी सीमा तक दबा दिया जाता है तभी अधिकाधिक तौर पर मूल्यों पर कोई एकमत बन पाता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार से स्थापित सामाजिक एकीकरण के मूल्यों से संबंधित एकमत मार्क्सवादी अर्थ में केवल वैचारिक रूप में ही रह जाता है। हैबरमास का विचार है कि इस प्रकार कार्यात्मक रूप से विभेदीकृत समाज में उत्पादन संबंध ही व्यवस्था का रूप ले लेते हैं। यही कारण है कि पूंजीवादी समाजों में सामाजिक एकीकरण का जो उच्च स्तर दिखाई देता है वह पूंजीपति वर्ग बुर्जुआ की वैचारिकता अर्थात विनिमय की समानता तथा औपचारिक अधिकारों से ही संबंधित होता है, जबकि इसी के साथ आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के कार्यात्मक संगठन से संबंधित निहित विरोधाभासों के कारण एक व्यवस्थित एकीकरण का स्तर निम्न ही रह जाता है। हैबरमास के अनुसार किसी वर्ग के रूप में एक संगठन की मुख्य कमजोरी यह है कि जब किसी व्यवस्था के एकीकरण में कार्यात्मक विभेदीकरण से संबंधित कुछ समस्याएं पैदा होती हैं तो उन्हें सामाजिक आधार पर दूर नहीं किया जा सकता। इसका कारण यह है कि आर्थिक अथवा राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित वर्ग आधारित असमानताओं के औचित्य को कुछ
सामान्यकृत हितों के संदर्भ में ही स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अर्थव्यवस्था या राज्य व्यवस्था में पैदा होने वाली समस्याएं सामाजिक एकीकरण के लिए एक संकट का रूप ले लेती हैं। जब कोई सामंतवादी समाज पूंजीवादी समाज के रूप में बदलता है तो राज्य व्यवस्था में वर्ग विभाजन कम हो जाता है और इस प्रकार काफ़ी सीमा तक राजनीतिक संकट में भी कमी हो जाती है। इसके बाद भी आर्थिक क्षेत्र में वर्ग विभाजन उत्पन्न होने से आर्थिक संकट तुरंत एक सामाजिक संकट का रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए आर्थिक क्षेत्र में व्यापार चक्र के रूप में जो उतार चढ़ाव स्वाभाविक रूप से चलते रहते हैं, इनमें इस तरह के संकट को सरलता से देखा जा सकता है। आधुनिक युग के उदार पूंजीवाद की इन समस्याओं के समाधान के रूप में ही कल्याण राज्य का प्रादुर्भाव होता है। कल्याण राज्य प्रशासनिक हस्तक्षेप के द्वारा आर्थिक संकट को रोकने या कम करने का प्रयत्न करता है। व्यापार चक्र को आर्थिक तथा वित्तीय रूप से नियंत्रित आर्थिक अनुदानों, ऋणों, आय के पुनर्वितरण तथा श्रम संबंधी नीतियों आदि को उपयोग में लाता है। इसी के साथ कल्याण राज्य के द्वारा दी जाने वाली सुरक्षाओं से भी श्रम बाजार में श्रमिकों के सामने आने वाले खतरों को कम करने का प्रयत्न किया जाने लगता है। हैबरमास का मानना है कि इसके बाद भी कल्याण राज्य की कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसके अंतर्गत ही अर्थव्यवस्था को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। वास्तव में वर्ग संरचना से उत्पन्न होने वाली अनेक दशाएं राज्य के हस्तक्षेप को सीमित कर देती हैं। इन दशाओं का संबंध मुख्य रूप से राज्य द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों की योग्यता और क्षमता से है। एक राज्य जब नाटकीय ढंग से धन का पुनर्वितरण करने का प्रयत्न करता है, तब इससे पूंजी के विनियोजन और उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित होने लगती है। इसका परिणाम आर्थिक संसाधनों के गलत वितरण अथवा उनके उपयोग की कमी के रूप में सामने आने लगता है। ऐसी नीतियों से अक्सर या तो विनियोजन की कमी अथवा पूंजी के एक वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। इसका तात्पर्य है कि राज्य के हस्तक्षेप से अर्थव्यवस्था में उतनी ही स्थिरता आ पाती है जिसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की संरचना के अंतर्गत लाना संभव होता है। वैधिकरण के संकट के राजनीतिक तथा आर्थिक संदर्भ को आगे स्पष्ट करते हुए हैबरमास ने बताया कि एक बार जब राज व्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के प्रबंध की जिम्मेदारी ले ली जाती है, तब आर्थिक संकट तुरंत राजनीतिक समस्याओं के रूप में स्पष्ट होने लगता है। इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित संकट जो साधारणतया उदार प्रकृति के समाजों में पैदा नहीं होता, इस एक गलत ढंग से स्थापित आर्थिक संकट बन जाता है। इस दशा में यह आवश्यक होता है कि राज्य एक कार्यात्मक संतुलन स्थापित करने के लिए सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से संबंधित संसाधनों पर अधिक ध्यान दे। इसके बाद भी वर्ग आधारित समाजों में स्वार्थों के टकराव के कारण जब राजनीतिक संकट फिर से मुखर होने लगता है, तब प्रत्यक्ष सामाजिक एकीकरण के द्वारा इन समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं रह जाता। इस दशा में राज्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वह अपनी वैधता के लिए होने वाली कमी से संबंधित कार्यों के औचित्य को कैसे सिद्ध करे। इस क्षति को पूरा करने के लिए राज्य के लिए आवश्यक है कि वह जनसाधारण के जीवन के लिए कुछ अर्थपूर्ण संसाधनों जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों, धार्मिक तथा नागरिक परंपराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों आदि को उपयोग में लाने की रणनीति अपनाए। दुर्भाग्य से जनसाधारण के लिए प्रतीकात्मक तरीकों का प्रयोग उपयोगी तर्कों के आधार पर नहीं किया जाता। इस दशा में स्पष्ट नहीं हो पाता है कि इन तरीकों के उपयोग के द्वारा राज्य की वैधिकरण की समस्याओं का एक पक्षीय आधार पर समाधान कैसे हो सकता है। इस तरह के स्रोतों के उपयोग से राज्य के उन परंपराओं की वैधता के साथ भी समझौता करना पड़ता है जिन्हें लोगों की अंत्यक्रियाओं को नियमित करने के लिए पहले उपयोग में लाया जाता था। इसका परिणाम व्यापक रूप से
विभिन्न प्रेरणाओं के अर्थ में होने वाली क्षति के रूप में सामने आने लगता है और इस तरह वैधता की प्राप्ति का लक्ष्य धूमिल हो जाता है। हैबरमास के अनुसार अर्थपूर्ण संसाधनों के नियोजित उपयोग से परंपरा से संबंधित आदर्श नियमों का अर्थ बदल जाने से एक सहगामी परिणाम के रूप में इनका राजनीतिक अभिप्राय सार्वजनिक होने लगता है। इसका प्रभाव उन सामाजिक संस्थाओं में कुछ नई समस्याओं के रूप में देखने को मिलता है। जो संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था में पहले से स्वीकृत होती हैं, स्वाभाविक रूप से यह दशा वैचारिक और वैधानिक क्षेत्र पर बढ़ते हुए नए दबावों को जन्म देने लगती है। हैबरमास का मानना है कि यदि जनसाधारण के जीवन में पैदा होने वाली इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो इससे वैधीकरण का एक ऐसा संकट पैदा होता है जिसके अंतर्गत लोगों का सार्वजनिक संस्थाओं में विश्वास समाप्त होने लगता है, अथवा इससे एक ऐसा प्रेरणात्मक संकट पैदा हो जाता है जिसके फलस्वरूप श्रमिक वर्ग का उत्पादन और रोजगार के प्रति लगाव कम होने लगता है। इन सभी दशाओं के आधार पर हैबरमास ने निष्कर्ष दिया है कि कल्याण राज्य के मॉडल पर आधारित पूंजीवाद में 4 तरह के संकटों का समावेश होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसके सार को उन्होंने चार्ट के द्वारा स्पष्ट किया है। देखिए, वर्तमान पूंजीवाद में संकट के प्रकार। संकट के प्रकार इन्होंने 4 तरह के बताए हैं: आर्थिक संकट, तार्किकता का संकट, वैधता का संकट, प्रेरणात्मक संकट। संसाधनों की रिक्तता के क्षेत्र, मूल्यों का ह्रास, प्रशासनिक निर्णयों का क्षेत्र, व्यवहार के अर्थ में परिवर्तन, प्रेरणा के अर्थ में रिक्तता। परिणामों के रूप में होने वाली हानि, करों व वस्तुओं के उत्पादन में कमी, कार्य निष्पादन व कल्याण कार्यों में कमी, राज्य व अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा में कमी, श्रम के प्रति उदासीनता। वैधता के संकट का समाधान, रेजोल्यूशन ऑफ लेजिटिमेशन क्राइसिस। हैबरमास द्वारा प्रस्तुत वैधीकरण के संकट की अवधारणा उनके आलोचनात्मक समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के साथ उन्होंने वैधीकरण के संकट के समाधान के लिए कुछ विचार प्रस्तुत किए, यद्यपि यही विचार उनकी आलोचना के आधार पर भी बन गए। हैबरमास ने विश्वास व्यक्त किया कि यदि एक अंतर्व्यक्तिक आधार पर मिथ्या विचारों से हटकर किए जाने वाले संप्रेषण की अपील का या अनुरोध से एक प्रतिमानात्मक सहमति तक पहुंचा जा सकता है, यह वह सहमति है जिसके संदर्भ में राज्य की क्रियाओं को वैध रूप मिल सकता है। इससे उदार पूंजीवादी राज्य के लिए पूर्ण वैधता नहीं मिल सकती, बल्कि इन प्रतिमानात्मक सहमति से जनसाधारण की उन आवश्यकताओं और हितों के लिए एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जिसके आधार पर पूंजीवादी समाज में समुचित परिवर्तन लाए जा सकें। यहाँ पर हैबरमास का दृष्टिकोण नैतिक और अधिनैतिक दोनों तरह का है। नैतिक आधार पर हैबरमास ने विश्वास व्यक्त किया कि सामाजिक जीवन एक विशेष प्रकार के नैतिक समझौते पर आधारित होता है। इन समझौते का संबंध एक और लोगों की व्यक्तिगत पहचान, सम्मान तथा उद्देश्यों से होता है, तो दूसरी ओर यह एक ऐसा आधार है जिसके अनुसार विभिन्न विषयों से संबंधित आर्थिक और राजनीतिक क्रियाओं का संचालन किया जा सकता है। परंपरागत नैतिकता इस भूमिका को निभाती थी, लेकिन उदार पूंजीवाद को सत्ता के संकट का सामना इसलिए करना पड़ता है कि इसने समुदाय के जीवन को ही संकटपूर्ण बना दिया। पूंजीवाद ने परंपरागत नैतिक बंधनों को तोड़ दिया, लेकिन उनकी जगह सत्ता को बनाए रखने के लिए कोई नए स्रोत विकसित नहीं हो सके। इस दशा में सामाजिक एकीकरण को बनाए रखने के लिए आदर्श नियमों और मूल्यों के बारे में एक नई सहमति को विकसित करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी आज की नैतिक सोच अत्यधिक विषयपरक होने के साथ व्यक्तिवादी भी है, जो स्वयं पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। एक नई प्रतिमानात्मक सहमति का आधार जनसाधारण
आधार जनसाधारण की वे आवश्यकताएं और हित हैं जिनके संदर्भ में उनके जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण होता है। इस प्रकार सामाजिक लक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन ही वैधिकरण के संकट को कम कर सकता है, क्योंकि जन जीवन की आवश्यकताएं ही उसके लक्ष्यों का आधारभूत साधन है। कुछ बिंदुओं पर हैबरमास का विरोध भी हुआ है और उनकी आलोचना हुई है, उस पर भी हम अब प्रकाश डालेंगे। समालोचना, द क्रिटिक। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैधिकरण के संकट की व्याख्या के लिए हैबरमास ने आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था, राजनीति तथा सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण से संबंधित विरोधाभासों के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, लेकिन अनेक आधारों पर उनकी आलोचना भी की जाती है। नंबर 1, हैबरमास ने अपनी व्याख्या के आरंभ में ही वैधिकरण के संकट की विवेचना सुझावों की एक योजना के रूप में की थी। इसके बाद भी उन्होंने इस अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष को स्पष्ट करने के बाद कोई ऐसी व्यवहारिक योजना प्रस्तुत नहीं की जिससे वैधिकरण के संकट का व्यावहारिक रूप से निवारण किया जा सके। नंबर 2, वैधिकरण के संकट की अवधारणा को हैबरमास ने मार्क्स द्वारा प्रस्तुत आर्थिक संकट के सिद्धांत के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है। मार्क्स ने यह माना था कि पूंजीवाद का पतन एक अनिवार्य दशा है। हैबरमास ने इस दशा को अनिवार्य नहीं माना, लेकिन अपने विभिन्न कथनों के द्वारा इसका अधिक विरोध भी नहीं किया। आधुनिक समाजों में वर्गों की संरचना, बाजार अर्थव्यवस्था तथा बढ़ते हुए पूंजीवादी व्यक्तिवाद के आधार पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि पूंजीवाद से उत्पन्न संकटों का परिणाम समाज के आमूल परिवर्तन के रूप में सामने आता है। यह दशा मार्क्स के विचारों से अधिक भिन्न नहीं है। यह विचार केवल प्रक्रिया की भिन्नता से ही संबंधित है। नंबर 3, हैबरमास के विचार में एक बड़ा दोष यह है कि उन्होंने जगत जीवन की अवधारणा को सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने के बाद में इससे हटकर इसे स्वायत्तशासी विकास की प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट करना शुरू कर दिया। फलस्वरूप सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र के संबंध का प्रारूप उन दशाओं को स्पष्ट करने में असफल हो गया जो एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था के लिए आवश्यक होती है। रेमंड प्लांट ने वैधिकरण के संकट पर लिखे गए अपने लेख में कहा है कि जिस निष्पक्ष विचारों की अभिव्यक्ति, अनडिस्टॉर्टेड स्पीच सिचुएशन को हैबरमास ने आदर्श नियमों की तार्किकता पर आधारित सहमति को संकट के निराकरण के साधन के रूप में प्रस्तुत किया, उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि इस तरह की सहमति को विकसित करने के तरीके क्या हो सकते हैं। इससे वैधिकरण के संकट से संबंधित हैबरमास के विचार अपूर्ण होने के साथ ही विवाद का विषय भी बन जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण सिद्धांत जुर्गेन हैबरमास द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर हमने आज चर्चा की। इस व्याख्यान से जुड़ी हुई सामग्री आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएगी। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस सामग्री का अध्ययन करें और आज जो जारी किया जा रहा है वीडियो ऑडियो, उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और अपनी तैयारी करते रहें। अब ये व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।